हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रो अप। मैं हूं बीपी और आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 9 के साइंस का चैप्टर नंबर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो स्टार्ट करते हैं। ये है फास्ट रिवीजन जिसमें हम कंप्लीट चैप्टर रिवाइज करेंगे। तो कहने को तो ये फास्ट रिवीजन है, लेकिन हम इसमें कंप्लीट एनसीईआरटी कवर करेंगे। साथ ही साथ हर कॉन्सेप्ट को बहुत ही क्रिस्टल क्लियर तरीके से समझेंगे विद इंपॉर्टेंट डायग्राम एंड इवन नोट इंपॉर्टेंट। हर कॉन्सेप्ट को हम डायग्राम के साथ ही समझने वाले हैं। और साथ ही साथ आपको ये बहुत कंफ्यूजन होता है ना कि इस चैप्टर से कौन कौन से डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से टर्म्स इंपॉर्टेंट है। तो साथ ही साथ हम वो भी डिस्कस करेंगे भाई कि कौन कौन से डेफिनेशन ऐसी हैं जो बेहद इंपॉर्टेंट है। वो भी सब आपको मिल जाएगा एक ही पेज में, वो भी डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे भाई कि इस चैप्टर से किस फॉर्मेट में क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं, जैसे कंपेयर टेबल बन सकती है या किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सब भी हम डिस्कस करेंगे। तो आपको वीडियो को स्टार्ट टू एंड कंप्लीट देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने कॉन्सेप्ट के साथ में विद क्रिस्टल क्लियर। चैप्टर का नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। क्या होता है भाई मैटर? मैटर के बारे में तो आप सब जानते होंगे, जानते हो ना क्या होता है मैटर? फटाफट से कमेंट में आप लिख सकते हो। तो मैटर क्या होता है? एनीथिंग दैट हैज ए मास एंड ऑक्यूपाई द स्पेस। हर वो चीज मैटर होती है जिसके पास में मास होता है। मास मतलब आप समझ सकते हो अभी के लिए वजन, जिसके पास में कुछ वजन होता है। और साथ ही साथ और क्या होता है मैटर? जो स्पेस को ऑक्यूपाई करे, जो स्पेस को घेर ले। जैसे ये पेन है, अब इस पेन का कुछ ना कुछ तो वजन होगा ना, कुछ ना कुछ तो मास होगा ना, 2 ग्राम 3 ग्राम 4 ग्राम कुछ तो वजन होगा, करेक्ट। और जब मैं इस पेन को कहीं भी रखूंगी तो वो उतना स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेगा, वो उतनी जगह को यहाँ से घेर लेगा। अगर ऐसी कोई चीज है तो हर वो चीज होती है मैटर। अब आप सोचो आपके सराउंडिंग्स में क्या कोई ऐसी चीज है जिसके पास में कुछ वजन ना होता हो, और जो वजन ना होने के बाद भी जो स्पेस ऑक्यूपाई करता हो, कुछ ऐसा आप सोच सकते हो? नो, एग्जैक्टली आंसर है नहीं। हमारे सराउंडिंग्स में हर चीज मैटर है, बस हमारे इमोशन को छोड़कर। जैसे हम अपनी मम्मी से कितना प्यार करते हैं, हम अपने इमोशंस में हम कितना करते हैं, हम ये वजन नहीं है इसका कुछ भी, और ना ही कोई स्पेस ऑक्यूपाई करता। तो अपने इमोशंस फीलिंग को छोड़कर, एंग्री, लव या कोई भी वो फीलिंग्स को छोड़कर हम अगर बात करें फिजिकल चीजों की, तो हर चीज हमारे सराउंडिंग्स में मैटर ही होती है। इसीलिए तो आपके चैप्टर का नाम है मैटर इन अवर सराउंडिंग्स। हमारे सराउंडिंग्स में मैटर। तो मैटर क्या होता है ये तो आपको समझ में आ गया होगा। समझते हैं। पता एंशियंट टाइम में लोग क्या कहते थे, पुराने समय में, इवन आपने भी सुना होगा, आज भी कुछ लोग ऐसा मानते हैं या हमारी चीजें ये सच भी हैं, कुछ कुछ अगर माने तो। साइंस ने पहले साइंस को समझने के कुछ और तरीके थे जब हमारी साइंस इतना डेवलप नहीं हुई थी। तो एंशियंट टाइम में क्या थे, एंशियंट पुराने समय में हमारे इंडियन में भी, इवन ग्रीक फिलोसफर्स भी ये मानते थे कि जो भी मैटर होता है ना, हर मतलब जो भी हमारे चारों तरफ चीज है, जो भी हम अपने चारों तरफ चीजें देखते हैं, ये सारी की सारी 5 एलिमेंट से मिलकर बनी है। 5 एलिमेंट से बस कोई भी चीज हो। अब पंच तत्व आपने सुना होगा 5 एलिमेंट्स के बारे में। कौन कौन से? हर चीज बनी है एयर से, अर्थ से, फायर से, स्काई से एंड वाटर से। कोई भी चीज लो, ये 5 चीजों से मिलकर ही बनी है। आपने ये तो जरूर सुना होगा कि अरे भाई मिट्टी की काया है, मिट्टी में मिल जाएगी टाइप, है ना। तो मतलब हमारी जो चीजें हैं 5 तत्वों से मिली है। पंच तत्व इसको बोलते हैं, 5 एलिमेंट्स बोलते हैं। कौन कौन से 5 एलिमेंट्स हैं? वो 5 एलिमेंट है एयर, फिर अर्थ, अर्थ के बाद में फायर, फायर के बाद में स्काई, स्काई के बाद में वाटर। ऐसे हो जाते हैं हमारे 5 एलिमेंट। लेकिन मॉडर्न साइंस आई तो मॉडर्न साइंस ने कहा कि अरे नहीं भाई, इस तरीके से डिफाइन करना, किस किस चीज को केवल इन 5 एलिमेंट्स में हम डिफाइन करेंगे, तो कुछ और तरीका सोचते हैं। तो मॉडर्न साइंस ने बताया कि जो मैटर होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। उनकी जो प्रॉपर्टी होती है, उनके पास 2 प्रॉपर्टी होती है, एक फिजिकल प्रॉपर्टी और एक होती है केमिकल प्रॉपर्टी। तो मॉडर्न साइंस ने बताया, मॉडर्न साइंटिस्ट ने बताया फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे मॉडर्न साइंस के अकॉर्डिंग ही। साइंस इतनी मॉडर्न हो गई है, हम भी इतने मॉडर्न हो गए हैं, तो इस चैप्टर में हम सिर्फ फोकस करने वाले हैं एंशिएंट चीजों को छोड़कर मॉडर्न वाली चीजों पर। फिजिकल प्रॉपर्टी एंड पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर, सबसे पहले इसकी बात करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस चैप्टर को फिजिकल प्रॉपर्टी से। पार्टिकल का, जो हमारे मैटर होते हैं उसका नेचर कैसा होता है, वो कैसे दिखते हैं। देखो जो मैटर होता है ना, कोई भी मैटर हो, जैसे हम भी एक मैटर, क्योंकि हमारे पास भी वजन है
और हम भी स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, करेक्ट? आपके पास में कुछ वजन होगा ना, 20 किलो, 30 किलो, 40 किलोग्राम, व्हाटएवर जो भी आपका वेट होगा, एंड साथ में आप जहाँ भी बैठते हो, खड़े होते हैं, एक जगह को भी घेरते हैं, तो आप भी मैटर हुए। तो हमारे चारों तरफ जनरल सारी चीजें मैटर हैं। अच्छा, मैं साथ में आपको एक और चीज बता दूं कि एयर को आप ये मत इग्नोर करना कि एयर जो है स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करती है, मास नहीं होता है। एयर भी मैटर होता है। इसके लिए आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं बैलून को लेकर। बैलून के अंदर आप एयर फिल करो तो बैलून बड़ा हो जाता है, मतलब ज्यादा वो एयर स्पेस करती, मतलब एयर ऑक्यूपाई करती है वो स्पेस, और उसका वजन भी बढ़ जाता है। तो एयर को आपको याद रखना है, एयर भी आपका एक मैटर है। चलो उसके आगे बढ़ते हैं। तो जो भी मैटर होते हैं ना, मैटर बने होते हैं मिलियंस बिलियंस पार्टिकल से। पार्टिकल मतलब छोटे 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 पार्टिकल, तो मतलब पार्टिकल भी छोटी छोटी चीजों से मिलकर बने होते हैं मैटर। तो हर एक मैटर से, पेन भी है, पेन ये बना होगा भाई इसके लास्ट हिस्से, आगे की निब से, इस कवर से, इंक से, एंड लोट्स ऑफ थिंग्स। तो ऐसे ही बहुत सारी चीज से मिलकर बना होता है एक मैटर, और वो बहुत सारी चीज भी बहुत छोटे छोटे मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ पार्टिकल से मिलकर बना होता है हमारा मैटर। तो आप समझते हैं उस मैटर के पार्टिकल का नेचर कैसा होता है। जो पार्टिकल होते हैं बहुत छोटे होते हैं, टाइनी होते हैं, एंड स्पेस भी उनके बीच में होता है। हर मैटर के बीच में एक स्पेस होता है। टाइनी होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, और उनके बीच में एक स्पेस होता है। टाइनी होते हैं, टाइनी मतलब बहुत छोटे होते हैं। पार्टिकल के नेचर इतने छोटे कि आप उनको देख नहीं सकते भाई। आप सोचो कि कितने छोटे, इतने छोटे, तो सोचो उससे भी छोटे हैं। हम उनको केवल इमेजिन कर सकते हैं, इतने छोटे होते हैं। हम उनको अपनी आंखों से, अपने नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं। हम उनको माइक्रोस्कोप में 200x टाइम जब वो जूम करेंगे तब हमको शायद वो दिखाई दे जाए, या 300x पर, वरना हमको ऐसे मैटर दिखाई नहीं, मैटर के पार्टिकल दिखाई नहीं देते हैं। तो बहुत छोटे होते हैं, एंड उनके बीच में स्पेस होता है। तो स्पेस सोचो जब आप आपने एक पूरा ग्लास भरा हुआ है वाटर का, और उस वाटर के अंदर आप सोल्ट को मिलाओ, सोल्ट को मिक्स करो, नमक को मिलाओ, तो नमक पूरा मिक्स हो जाता है। क्यों भाई? वो तो पूरा गिलास पानी का भरा हुआ था, फिर नमक कैसे उसके अंदर आ गया? उस गिलास से पानी निकला क्यों नहीं? वो इसलिए बेटा, क्योंकि मैटर के बीच में क्या होता है, हर मैटर के बीच में होता है स्पेस। पार्टिकल्स आर एक्सट्रीमली स्मॉल एंड हैव स्पेस बिटवीन देम। उनके बीच में स्पेस होता है। तो नमक उस वाटर, जो स्पेस है, वाटर के जो पार्टिकल हैं उनके बीच में जो जगह है, जो स्पेस है, वहां पर जाकर एडजस्ट हो जाते हैं, वहां पर जाकर अपनी जगह बना लेते हैं। इसलिए सोल्ट मिलाने पर भी ग्लास पूरा अगर पानी से भरा हुआ है तो वो निकलेगा नहीं। ये तो आपको याद रहेगा, ठीक है? टाइनी होते हैं और उनके बीच में स्पेस होता है। दूसरा, मैटर जो होते हैं कंटिन्यूसली मूविंग कर रहे होते हैं। पार्टिकल जो होते हैं मैटर के, मतलब नॉट मैटर, मैटर के जो पार्टिकल होते हैं वो कंटिन्यूसली मूविंग करते हैं, चलते रहते हैं। पार्टिकल का नेचर है चलते रहना। अरे ये क्या बात हुई, मैं हम भी मैटर है, हम तो नहीं चलते रहते पूरे टाइम। तो भाई हमारी बॉडी में सारी चीजें काम कर रही है ना, जिस दिन काम करना बंद कर देंगी हम एक डेड बॉडी बन जाएंगे, करेक्ट? तो हर चीज कंटिन्यू, मैटर चलता रहता है। मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो कंटिन्यू मूव करते रहते हैं। अच्छा, ऐसे सोचो जैसे आपके किचन में कुछ बन रहा हो, मम्मी कुछ बढ़िया सा बना रही हो, आपके लिए मैगी बना रही हो, या कोई भी आपकी फेवरेट चीज बना रही हो, तो क्या होता है कुछ समय बाद, मतलब आपको लगता है ना कि अरे मम्मी बहुत अच्छी प्लेजेंट फ्रेग्रेंस आ रही है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, और आप मैगी बना रहे हैं। कैसे चलता है आपको पता? क्योंकि मैगी के जो पार्टिकल है ना, वो मूव करते करते आपकी एयर के थ्रू आपकी नाक तक पहुंच गए हैं। आप उस ओडर को, उस स्मेल को, उस फ्रेग्रेंस को फील कर सकते हैं। वाई? क्योंकि मैटर के पार्टिकल कंटिन्यूसली मूविंग करते हैं, कंटिन्यूसली चलते रहते हैं। दे आर कंटिन्यूसली मूविंग, पोजेस काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी उसी की वजह से होती है। काइनेटिक एनर्जी मतलब एक ऐसी एनर्जी जो चलने में उनको हेल्प करती है। अब काइनेटिक एनर्जी का मैं आपको एक बात बताती हूँ। काइनेटिक एनर्जी मतलब चलने वाली एनर्जी। कि जब काइनेटिक एनर्जी हमेशा बढ़ती है, इंक्रीज होती है, अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दो। जैसे सोचो भाई, कैसे समझोगे आप इसको? सोचो आप एक चेयर पर बैठे हो, है ना? तो सोचो अपने क्लासरूम में बैठे हो, घर पर बैठे हो, और आपके नीचे अचानक से कुछ ऐसा फील हो आपको कि आग लग के टेम्परेचर बढ़ गया, तो एकदम से उठकर भागोगे ना, आपकी रेस तेज हो जाएगी, आप तेज दौड़ना शुरू करोगे, करेक्ट? क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने पर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं, वो दौड़ना शुरू कर देते हैं, वो वहां से भागना चाहते हैं। इसलिए गरम गरम कुछ खाना बन रहा होगा तो उसकी स्मेल आएगी, बट अगर खाना ठंडा हो गया है तो उसकी स्मेल आपको नहीं आने वाली, उसकी खुशबू आपको नहीं आएगी। वो जाकर आपको किचन में देखना ही पड़ेगा कि मम्मी ने क्या बनाया है, ठीक है जी?
सो कंटिन्यूसली मूविंग करते रहते हैं। काइनेटिक एनर्जी कब बढ़ती है? जब हम टेम्परेचर बढ़ा दें, जब हम उसको गर्म कर दें, उसकी हीट बढ़ा दें, टेम्परेचर बढ़ा दें, तो पार्टिकल कंटिन्यूसली मूविंग करते हैं। अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करते हैं पार्टिकल। उनके बीच में एक फोर्स होता है, जिस फोर्स की वजह से जो भी स्टेट के मटेरियल होते हैं, मैटर होते हैं, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं भाई अपनी तरफ। अट्रैक्ट ईच अदर विद वेरिंग फोर्स डिपेंडिंग ऑन द स्टेट, स्टेट के ऊपर फोर्स डिपेंड करती है। तो ये प्रॉपर्टी आपको याद रहेगी। बट टाइनी होते हैं एंड स्पेस होता है उनके बीच में, कंटिन्यूसली मूविंग कर रहे होते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट नेचर ऑफ मैटर की कैरेक्टरिस्टिक में। आगे समझते हैं भाई मैटर के स्टेट कितने टाइप के होते हैं, मतलब मैटर फिजिकली कितने टाइप का दिखता है। आप अपने चारों तरफ चीजें देखोगे, या तो कोई चीज आपको सॉलिड दिखाई देगी, या लिक्विड, या फिर गैस दिखाई देगी, करेक्ट। तो मैटर हमारे पास में होते हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, करेक्ट, ये आपको पता होगा। सबसे पहले समझते हैं सॉलिड के बारे में। सॉलिड क्या होता है? देखो हम और आप भी सॉलिड के बने हैं, ये पेन भी सॉलिड है। तो सॉलिड कैसे होते हैं भाई? सॉलिड की जो प्रॉपर्टी एंड स्ट्रक्चर होता है वो आपकी डेफिनेट शेप होती है, मतलब आप इसकी शेप को बिगाड़ नहीं सकते। ये मेरे हाथ में है तब भी इसकी शेप ऐसी रहेगी, ये आपके हाथ में आएगा तब भी इसकी शेप ऐसी रहेगी, है ना। कहीं और रख दोगे तब भी इसकी शेप ऐसी रहेगी। शेप डेफिनेट होती है, डेफिनेट शेप होती है। एंड फिक्स्ड वॉल्यूम, एंड इसका वॉल्यूम भी फिक्स होता है। वॉल्यूम मतलब जितनी जगह यहाँ मेरे पास में घेरेगा, ये ऑक्यूपाई करेगा, उतनी ही जगह ये आपके पास में भी ऑक्यूपाई करेगा। उतनी जगह है ये आपकी मम्मी के आप वहां पर दो इसको किचन के अंदर, तो वहां भी उतनी स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, करेक्ट। तो वॉल्यूम भी इसका फिक्स्ड होता है, डेफिनेट शेप होती है, और बहुत ही रिजिड होते हैं, मतलब हार्डली ही ब्रेक होंगे। ऐसा नहीं है आपने पेन लिया और ऐसे कर दिया, इतनी इजीली नहीं टूटेंगे। बहुत ही ज्यादा सॉलिड होते हैं, बहुत ही ज्यादा रिजिड होते हैं। सॉलिड मतलब रिजिड होते हैं, बहुत मुश्किल से वो टूटते। जैसे हमारी ब्रिक हो गई, जैसे आपकी ईंट होती है, वो आप उसको तोड़ दोगे ऐसे आसानी से? नहीं ना, बहुत फोर्स लगाओगे तब जाकर वो ब्रेक डाउन होगी। तो इसलिए बहुत आसानी से वो नहीं टूटती है। एंड इनकम्प्रेसिबल होता है। इनकम्प्रेसिबल मतलब कि आप उसको कंप्रेस नहीं कर सकते, कंप्रेस करके उसको छोटा नहीं कर सकते। जैसे आपका मोबाइल है, अपने मोबाइल को लो और कंप्रेस करो, उसको पिचका लोगे ऐसे मोबाइल को? नहीं ना, क्यों? क्योंकि मोबाइल क्या है, एक सॉलिड शेप है। तो सॉलिड शेप को इनकम्प्रेसिबल करना बहुत मुश्किल होता है। इनकम्प्रेसिबल वो बहुत ना के बराबर होते हैं, जनरली तो होते ही नहीं है, ठीक है। तो इनकम्प्रेसिबल होते हैं। एंड कैसा स्ट्रक्चर होता है? देखो ऐसा स्ट्रक्चर होता है सॉलिड का, क्लोजली पैक होते हैं, पार्टिकल वाइब्रेट कर रहे होते हैं अपनी ही फिक्स्ड पोजीशन पे। स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है उनके बीच में। उनके बीच में जो भी फोर्स होते हैं मैटर के पार्टिकल के बीच में, उनको बोलते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स। तो वो इतना स्ट्रॉन्ग होता है, वो अपनी पोजीशन से हिलते ही नहीं है। लेकिन मैटर के पार्टिकल होते एक नेचर होता है, कौन सा भाई? कि वो कंटिन्यूअसली मूविंग कर रहे होते हैं। फिर अगर ये अपनी जगह से ये पार्टिकल हिलेंगे नहीं तो मूव कैसे करेंगे? सही बात है, ये सवाल मन में आ रहा होगा। वो मूव नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक ही जगह वाइब्रेट कर रहे होते हैं मूव करने के लिए। तो वाइब्रेशन उनका कंटिन्यू चलता रहता है। तो क्लोजली पैक पार्टिकल होते हैं, वाइब्रेट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, वाइब्रेट इन फिक्स्ड पोजीशन, अपनी ही जगह पर वो वाइब्रेट कर रहे होते हैं। और ये कितने क्लोजली पैक होते हैं, इनके बीच में बहुत ही कम स्पेस होता है, लेकिन स्पेस होता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अब समझते हैं प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड। लिक्विड की प्रॉपर्टी में कोई फिक्स शेप नहीं होती है, लेकिन वॉल्यूम उनका फिक्स ही होता है। टेक शेप ऑफ कंटेनर, कंटेनर की शेप ही ले लेते हैं। फ्लो इजीली फ्लो कर लेते हैं, इनको फ्लूइडिटी बोलते हैं। वीकर इंटर पार्टिकल फोर्स होता है सॉलिड की कंपेयर में। सॉलिड में तो बहुत स्ट्रॉन्ग मोलिकुलर इंट्रा मोलिकुलर फोर्स होता है, बट लिक्विड में इतना नहीं होता, थोड़ा वीक होता है कंपेयर टू सॉलिड। तो लिक्विड के बारे में समझ में आया कि लिक्विड की फिक्स शेप नहीं होता। जैसे आपने एक गिलास पानी लिया, एक गिलास पानी आपने लिया तो उसने शेप ले ली ग्लास की। उस ग्लास के पानी को आप एक थाली में निकाल लीजिए तो उसने शेप किसकी ले ली? थाली की, आपकी प्लेट की। इट मीन्स जो लिक्विड होते हैं उनकी जो शेप है वो फिक्स्ड नहीं होती है। और आपको याद रखना है लिक्विड कैसे होते हैं? फ्लूइड होते हैं। फ्लूइड हम किन चीजों को बोलते हैं? जो फ्लो कर पाए। तो फ्लूइड तो फ्लो कर पाते हैं, पानी तो फ्लो कर लेता है, इसलिए लिक्विड आपके फ्लूइड होते हैं। जैसे आपका भाई ये लिक्विड है, लिक्विड के जो पार्टिकल होते हैं ना, पार्टिकल बहुत ही लेस टाइटली पैक होते हैं, कम टाइटली पैक होते हैं सॉलिड के कंपेयर में। जैसे आपका ये लिक्विड है, इसका मान लीजिए मैंने एक पार्टिकल यहाँ से उठाया और इस एक पार्टिकल को मैंने क्या किया भाई, इस एक पार्टिकल को जूम करा। तो जूम करके हमें कैसा दिखाई दिया कि उस लिक्विड के जो पार्टिकल्स है ना, छोटे छोटे, उनके बीच में कम जगह होती है, मतलब उनके बीच में काफी जगह होती है, वो इतना टाइटली पैक नहीं होते। इस वजह से वो
रैंडमली मूव कर पाते हैं। जगह है तो ये वाला पार्टिकल यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, इस तरीके से वो क्या कर सकते हैं, इस तरीके से मूव कर सकते हैं। इसीलिए ही लिक्विड हमारे फ्लो कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो लेस टाइटली पैक होते हैं, कम टाइटली पैक्ड होते हैं, टाइटली पैक नहीं होते, कम होते हैं, तो इसलिए वो मूव फ्रीली कर सकते हैं, कैन मूव फ्रीली, एंड डिफ्यूजन को भी अलाउ करते हैं। तो टेक कंटेनर शेप एंड फ्लो, शेप एंड फ्लो आप कंटेनर के हिसाब से कर लेते हैं, लेस टाइटली पैक्ड होते हैं, फिक्स वॉल्यूम होता है, डेफिनेट शेप उनकी नहीं होती है, ये आपको याद रहेगा। अब आ जाते हैं प्रॉपर्टी ऑफ गैस पर। देखो गैस की प्रॉपर्टी समझते हैं। गैस हमारी कैसी होती है, ना तो उनकी शेप फिक्स होती है और ना ही उनका वॉल्यूम फिक्स होता है। तो ध्यान से समझते हुए चलना है इन डायग्राम की हेल्प से। जैसे मान लीजिए इसके अंदर गैस भरी हुई है, इस गैस को इसके अंदर भर दोगे तो इसकी शेप ले लेगी, कोई फिक्स शेप नहीं है, इवन वॉल्यूम भी फिक्स नहीं है। जैसे आप अपने कमरे में, अपने पूजा वाले कमरे में आपने धूप बत्ती लगाई, ठीक है, इंसेंस स्टिक लगाई, तो आपके पूजा वाले कमरे में गैस के पार्टिकल होंगे। अगर आपने गेट बंद किया वो थोड़ी देर में वहीं पर डिफ्यूजन होगा और वहीं पर वो थोड़ी देर में उसके पार्टिकल्स मूव ऑन हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने पूजा वाला गेट पूरी तरह से खोल दिया तो पूरे घर में तो वॉल्यूम भी फिक्स नहीं है, वॉल्यूम भी जितना उनको स्पेस मिलेगा उतना ज्यादा वो स्पेस ऑक्यूपाई कर लेंगे। तो इसलिए ना तो इनकी फिक्स शेप होती है गैस की और ना ही फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, ये आपको याद रखना है, ना फिक्स शेप ना फिक्स वॉल्यूम। गैस फिल हो जाते हैं किसी भी कंटेनर में कंप्लीटली, किसी कंटेनर में आप लोग कंप्लीटली फिल कर सकते हैं। जैसे गैस के पार्टिकल काफी दूर दूर होते हैं, जो वाटर के वाटर नोट किसी सॉलिड के पार्टिकल बहुत पास पास रहते हैं, टाइटली पैक्ड रहते हैं। लेकिन आपने देखा वाटर के पार्टिकल किसी लिक्विड के पार्टिकल थोड़े दूर दूर रहते हैं, थोड़ी दूर दूर रहते हैं, कम टाइटली पैक्ड होते हैं। लेकिन गैस के तो बहुत दूर पार्टिकल रहते हैं, एक पार्टिकल यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, इतना ज्यादा इनके बीच में स्पेस होता है। तो इसलिए इनको हाईली कंप्रेसिबल, इनको आप कंप्रेस कर सकते हो। सबसे ज्यादा कंप्रेस हमारे गैस के पार्टिकल ही हो पाते हैं। पार्टिकल्स कैन बी स्क्वीज्ड टूगेदर इजीली, पार्टिकल्स को इजीली आप प्रेशर लगाकर कंप्रेस करके उन पार्टिकल को एक साथ ला सकते हो। हाईली कंप्रेसिबल होते हैं गैस के पार्टिकल्स, डिफ्यूज हो जाते हैं बहुत जल्दी भाई, बहुत आसानी से फैलने लगते हैं। डिफ्यूजन मतलब होता है भाई कि एक सब्सटेंस के पार्टिकल दूसरे सब्सटेंस के पार्टिकल के थ्रू पूरे में फैल जाए, बहुत स्पीड से फैल जाए, उसको बोलते हैं डिफ्यूजन। तो स्प्रेड रैपिडली ड्यू टू लार्ज स्पेस, क्योंकि उनका स्पेस लार्ज होता है, एंड उनके काइनेटिक एनर्जी भी सबसे ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी मतलब चलने वाली एनर्जी, सबसे ज्यादा ये मूव कर पाते हैं, सबसे ज्यादा ये पार्टिकल हमारे चल पाते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, इफेक्ट ऑफ हीटिंग ऑन स्टेट ऑफ मेटल। देखो इफेक्ट क्या होते हैं हीट के। अगर सॉलिड आपके सामने मान लो आइस है, तो आइस को अगर आपने रूम टेम्परेचर पे छोड़ दिया, मतलब हल्का सा हीट किया, तो क्या होगा, वो मेल्ट होकर बन जाएगा लिक्विड, यानी कि वाटर। और लिक्विड को आपने हीट किया तो वेपराइजेशन होकर वो क्या बन जाएगा, गैस, स्टीम बन जाएगा, करेक्ट। तो सॉलिड को आपने जब लिक्विड में कन्वर्ट किया, आइस को जब आपने पानी बनाया, क्या हुआ, आइस मेल्ट होने लगी। क्या होने लगी, आइस आपकी मेल्ट होने लगी। लेकिन अगर आप इसको लिक्विड से वाटर सॉलिड बनाओगे, आइस बनाओगे, तो उसको फ्रीज कर दोगे, इसका उल्टा फ्रीजिंग हो जाएगा। तो मेल्टिंग 0 डिग्री सेल्सियस पर होने लगता है एंड वेपराइजेशन 100 डिग्री सेल्सियस पर होता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हीटिंग अगर इंक्रीज करोगे, पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, कि उसकी वजह से वो फास्टर मूवमेंट, तेजी से मूवमेंट करने लगते हैं। सॉलिड मेल्ट होते हैं लिक्विड बनने के लिए, और जो लिक्विड है वो वेपराइज होते हैं गैस बनने के लिए एक स्पेसिफिक टेम्परेचर, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर। आगे बढ़ते हैं भाई, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, लेटेंट हीट। देखो लेटेंट हीट का मतलब क्या होता है, ऐसी हिडन एनर्जी जो एब्जॉर्ब या फिर रिलीज होती है जब स्टेट चेंज हो रहा होता है बिना किसी टेम्परेचर चेंज के। मतलब ये तो आपने सुना होगा कि वाटर हमारा जब आइस बनता है तो वो बनता है 0 डिग्री सेल्सियस पर, लेकिन आपको पता है वाटर भी टेम्परेचर, मतलब आइस से वाटर भी 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर ही रहता है। जब तक पूरी आइस का वो क्यूब, आइस का वो पूरा पैकेट, वो पूरा ब्लॉक जब तक मेल्ट नहीं हो जाता, तब तक उस पूरे वाटर का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। इसी को बोलते हैं लेटेंट हीट। लेटेंट हीट मतलब ऐसी हिडन एनर्जी जो एब्जॉर्ब होती है या रिलीज होती है, कब, जब स्टेट चेंज हो रहा होता है। स्टेट मतलब लिक्विड से गैस, सॉलिड से लिक्विड, गैस से सॉलिड, जब स्टेट चेंज हो रहा हो और
लेकिन टेम्परेचर में चेंज ना हो, विदाउट टेम्परेचर, टेम्परेचर हमारा सेम रहे। जब आइस से आप वाटर बनाए, लिक्विड फॉर्म में लाए सॉलिड से लिक्विड को, तो हीट एब्जॉर्ब होती है, इसको हिडन एनर्जी बोलते हैं। इस आइस का टेम्परेचर भी 0 डिग्री सेल्सियस है एंड अब इस वाटर का टेम्परेचर भी 0 डिग्री सेल्सियस ही है। तो ये किसकी वजह से हुआ? लेटेंट हीट की वजह से। ये वाटर जो है, वाटर का टेम्परेचर, अगर वाटर को आप गैस में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, इसको बॉईल कर रहे हैं, तो इस स्टीम का टेम्परेचर भी 100 डिग्री सेल्सियस है एंड उस बॉइलिंग वाटर का, उस लिक्विड का टेम्परेचर भी 100 डिग्री सेल्सियस होगा, क्योंकि यहाँ पर भी हिडन एनर्जी है, उसी को बोलते हैं लेटेंट हीट। लेटेंट हीट दो टाइप की होती है, लेटेंट ऑफ फ्यूजन एंड सेकंड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। फ्यूजन मतलब मेल्टिंग, जब वो एनर्जी रिक्वायर हो जब हमारा 1 किलोग्राम सब्सटेंस का सॉलिड, जब हमारा 1 किलोग्राम सॉलिड मेल्ट होने लगे, क्या होने लगे भाई? मेल्ट होने लगे, सॉलिड से लिक्विड बनने लगे एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। उसी मेल्टिंग पॉइंट पर, मेल्टिंग पॉइंट मतलब जिस पर चीजें, जिस टेम्परेचर से चीजें मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती है। लेटेंट हीट वेपराइजेशन क्या होता है? वो एनर्जी रिक्वायर्ड जो 1 किलोग्राम को लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करे एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, मतलब टेम्परेचर बिना चेंज हुए 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस पर वो लिक्विड भी है, वाटर भी है, और 100 डिग्री सेल्सियस पर वो हमारा स्टीम भी है, सेम टेम्परेचर। इसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब समझते हैं लिक्विफिकेशन एंड सब्लिमेशन के बारे में। लिक्विफिकेशन क्या होता है कि जब आप प्रेशर को इंक्रीज करें, गैस के मॉलिक्यूल साथ में रखें और एक प्रेशर लगाएं उस गैस के मॉलिक्यूल पर और टेम्परेचर उसका डिक्रीज कर दे, कम कर दें, तो गैस को आप लिक्विफाइड कर सकते हो, गैस को आप कंप्रेस करके एक जगह कर सकते हो, प्रेशर इंक्रीज करके एंड टेम्परेचर डिक्रीज करके। इसी को बोलते हैं गैस लिक्विफिकेशन। देखो हमारे जो घरों में सिलेंडर होता है, क्या होता है उसमें गैस को लिक्विफाइड करके तो भरा जाता है, प्रेशर लगाकर, बहुत ज्यादा प्रेशर लगाते हैं, प्रेशर बढ़ा देते हैं, टेम्परेचर कम कर देते हैं, तो गैस के सारे पार्टिकल एक साथ हम कर लेते हैं। सब्लिमेशन क्या होता है भाई? कि हम डायरेक्ट चेंज करें सॉलिड से लिक्विड को। जैसे हमारे घर में कपूर होती है, कैंपर होती है, कैंपर को आप थोड़ी सी हीट दो तो वो कैसे कन्वर्ट होती है? डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होती है, लिक्विड बीच में नहीं आता। तो जब हमारी चीज डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो, उसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन। अंडरस्टूड? उसको क्या बोलते हैं भाई? सब्लिमेशन। जैसे कैंपर हो गया, ड्राई आइस हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हम आ जाते हैं एवेपोरेशन पर। देखो एवेपोरेशन क्या होता है? जब हमारा ये लिक्विड, देखो ये लिक्विड है, ये पानी है, हमने इसको गर्म किया है ना, इसको पार्टिकल को काइनेटिक एनर्जी दी। काइनेटिक एनर्जी कैसे दी जाएगी? गर्म करने पर, टेम्परेचर बढ़ाने पर। तो लिक्विड गर्म होने लगा, वेपर यहाँ से निकलने लगी है, वेपराइज होने लगा। वेपराइज का मतलब क्या होता है? कि पानी भाप बनकर उड़ने लगा, इसी को तो बोलते हैं वेपराइजेशन। अब वेपराइजेशन पूरे लिक्विड का होता है, पूरे वॉल्यूम का, जितना भी लिक्विड है पूरे वॉल्यूम का होता है। लेकिन एवापोरेशन क्या होता है? एवापोरेशन होता है केवल जो सरफेस पर है ना बेटा, ये जो पार्टिकल आप देख रहे हो, एवापोरेशन बोलते हैं केवल ये वाला पार्टिकल धीरे 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 वहां से एवापोरेट होने लगे, धीरे धीरे वहां से गैस बनकर उड़ने लगे। वेपराइजेशन तेजी से होता है पूरे लिक्विड, पानी जब गर्म हो रहा है, बॉइलिंग ऑफ वाटर, तो पूरा लिक्विड से, पूरे उस वाटर से बहुत जल्दी जल्दी स्टीम निकल रही होती है। एवापोरेशन धीरे 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 केवल सरफेस से, उस लिक्विड के केवल सरफेस से, उस लिक्विड के केवल कहां से? सरफेस से धीरे धीरे, सरफेस से होने लगता है एवापोरेशन। सरफेस से पानी बाहर जाने लगता है, उसको बोलते हैं एवापोरेशन सरफेस फेनोमेना। ठीक है जी, अंडरस्टूड। अब इसके कुछ फैक्टर होते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग एवापोरेशन। टेम्परेचर अगर आप इंक्रीज कर दोगे तो एवापोरेशन तेजी से होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो एवापोरेशन तेजी से होगा। सेकंड, सरफेस एरिया जितना बड़ा होगा एवापोरेशन उतना जल्दी होगा। सरफेस एरिया लार्ज, एवापोरेशन उतना तेजी से होगा। बेटा सोचो सरफेस एरिया इसका आप बढ़ा दोगे तो यहाँ से भी तो ये एवापोरेट करेगा, इसलिए सरफेस बढ़ाने पर एवापोरेशन तेजी से होता है। सरफेस एरिया बढ़ा, एवापोरेशन तेजी से होगा। ह्यूमिडिटी, अगर आप ज्यादा ह्यूमिडिटी कर दोगे तो आपका जो एवेपोरेशन है वो थोड़ा कम होगा। ऑब्वियस, ह्यूमिडिटी से क्या होता है? ह्यूमिडिटी से वो वापस आने लगता है, वाटर बनने लगता है, वापस वाटर बनना है तो फिर वापस टाइम लगेगा उसका एवेपोरेट होने में। एंड अगर वाइंड स्पीड, अगर तेज 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 वाइंड की स्पीड बढ़ाएं, हवा करें, हवा बढ़ा दें उसके आगे से, पानी के आगे, तो वाइंड स्पीड तेज होगी तो हमारा एवेपोरेशन फास्टर होगा। जैसे कपड़े हमारे सूखे रहते हैं, करेक्ट, तो कपड़े सूखे रहते हैं, कपड़ों के अंदर थोड़ा थोड़ा पानी रहता है,
तो कैसे सूख जाते हैं? क्योंकि पानी धीरे धीरे एवोपरेट हो रहा है, धीरे धीरे होता है, एवोपरेशन बहुत धीरे धीरे होता है। तो पानी से सरफेस एरिया से, उस कपड़ों के सरफेस एरिया से पानी एवोपरेट हो रहा है। अगर तेजी से हवा चला दी वहां पर, या वाइंड स्पीड कर दी, कूलर लगा दिया, तो वो वाले कपड़े हमारे जल्दी सूख जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर एवोपरेशन जल्दी से हो जाता है, इसलिए एवोपरेशन वाइंड स्पीड बढ़ाने से फास्टर होता है। तो एवोपरेशन का कॉन्सेप्ट तो आपको समझ में आ गया होगा। अब समझते हैं इसके कूलिंग इफेक्ट के बारे में। देखो, एसीटोन ऑन स्किन, एसीटोन मतलब एसीटोन हो गया, परफ्यूम हो गया। एसीटोन मतलब मम्मी की नेल पॉलिश, भाई इसको सोच लेना, तो उसमें एसीटोन ही होता है। या परफ्यूम हो गया, आप उसको अपनी स्किन पर लगाते हैं तो आपको ठंडा ठंडा फील होता है। क्यों ठंडा ठंडा फील होता है, समझते हैं। देखो, एसीटोन स्किन, एसीटोन आपका एवापोरेट हो जाता है बहुत जल्दी से, एब्जॉर्बिंग हीट फ्रॉम स्किन, तो आपको ठंडा ठंडा फील होता है। अब इसके पीछे का एक बार लॉजिक समझ लेते हैं कि भाई ऐसा होता क्या है। देखो, अब इस डायग्राम को ध्यान से देखना। ये डायग्राम आपके लिए इसलिए है जिससे कि आपको हर कॉन्सेप्ट एकदम से क्रिस्टल क्लियर हो। इसमें लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है, लिक्विड भरा हुआ है, लिक्विड को हीट मिली, लिक्विड एवापोरेट होने लगा, वेपराइज होने लगा, उसके सरफेस एरिया से पानी बाहर जाने लगा। जब पानी बाहर निकलता है सरफेस एरिया से, अब किसी चीज को बाहर निकालो आप, अगर अच्छा सोचो आप ही निकाल रहे हो, तो आपको एक ताकत चाहिए ना, आपको एक एनर्जी लगेगी ना उसको बाहर निकालने में। तो ऐसे ही जब किसी भी सब्सटेंस से, किसी भी मैटर से, अगर आप कोई भी वाटर एवोपरेट हो रहा होता है, धीरे धीरे पानी बाहर निकल रहा होता है, तो एक एनर्जी चाहिए होती है। और वो एनर्जी पता है वो कहाँ से लेता है? वो एनर्जी लेता है अपने सराउंडिंग से ही, अपने चारों तरफ से। वो जो लिक्विड है वो एनर्जी एब्जॉर्व करता है फ्रॉम सराउंडिंग्स, क्योंकि उसको पानी को बाहर भेजना है ताकत लगाकर। तो जो एनर्जी लगेगी पानी को बाहर निकालने में, वो एनर्जी कहाँ से लेता है? अपने चारों तरफ से ही उस एनर्जी को एब्जॉर्व कर लेता है। उस एनर्जी को एब्जॉर्व करेगा और फिर पानी धीरे धीरे उस ताकत लगाकर पानी फिर धीरे धीरे क्या होने लगेगा? एवोपरेट होने लगेगा। और जो पार्टिकल्स होते हैं वो जो एनर्जी लेते हैं ना चारों तरफ से, जब वाटर पार्टिकल एवोपरेट हो रहे होते हैं, बाहर निकल रहे होते हैं, तो वो अपने साथ जो एनर्जी उन्होंने ली है उस एनर्जी को भी साथ में लेकर चले जाते हैं। अब एनर्जी जो हीट उन्होंने लिया था उसको बाहर निकालने के लिए उसको भी वो साथ में लेकर चले जाते हैं। तो क्या होता है? पार्टिकल एब्जॉर्व कर लेते हैं उस एनर्जी को और फिर वहां पर हो जाता है ठंडा ठंडा, कूल 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 कूल, वहां पर फील होता है और वहां पर हो जाता है कूलिंग। इसीलिए एवापोरेशन कूलिंग इफेक्ट देता है। तो एवापोरेशन कूलिंग इफेक्ट कैसे देता है समझ में आ गया? सराउंडिंग से हीट लेता है, अपने साथ उस हीट को भी लेकर चला जाता है वो वाटर के पार्टिकल्स, तो वहां पर सरफेस पर ठंडा 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 फील होता है, कूलिंग फील होता है। इसीलिए ये वाला काम एसीटोन में भी होता है। आपने अपने हाथ पर परफ्यूम डाला, परफ्यूम ठंडा ठंडा क्यों लगा? क्योंकि परफ्यूम के साथ जो हीट लगी, वाटर एवापोरेट होने लगा वो, तो यहाँ पर आपको ठंडा ठंडा फील करा है, स्किन आपकी ठंडी फील होती है। अर्थन पोट, मटका जो होता है हम गर्मियों में पीते हैं ना, मार्ट का पानी, मटके का पानी, क्या साइंस है उसके पीछे? कि इसके अंदर कुछ पोर होते हैं, जो जो आप देख रहे हैं ये होल होल से, इसके अंदर कुछ क्या होते हैं? इसके अंदर कुछ पोर्स होते हैं, ठीक है जी, कुछ पोर होते हैं, ठीक है। पोर से क्या होता है? पोर से होता ये है, वाटर एवोपरेट होता है इन पोर के थ्रू, इन पोर से पानी बाहर निकलता है। पानी का तो नेचर है, वो धीरे धीरे एवोपरेट होगा। जब पानी बाहर एवोपरेट हो रहा होता है, अब उसको हीट चाहिए, हीट वो पानी चारों तरफ से ले लेता है अपने सराउंडिंग से। जो हमारी लाइट की हीट होती है भाई, सन की हीट होती है, उन सबसे एनर्जी को ले लेता है। अब जो भी हीट वो लेता है, वाटर पार्टिकल उन हीट के साथ में बाहर निकल लेते हैं। अब हीट को तो वो अपने साथ ले गए, तो जो बाकी पानी बचता है, कीप्स वाटर कूल, वो पानी आपको ठंडा ठंडा फील होता है, पानी वो ठंडा हो जाता है, क्योंकि हीट तो सारी एवापोरेशन के समय ही निकल गई थी। तो ये साइंस है भाई पानी के मटके के ठंडा होने के पीछे भी, अर्थन पोट की। चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्या एग्जांपल है इसके? एवापोरेशन कोज कूलिंग, यहाँ पे क्वेश्चंस बनते हैं, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। स्वेटिंग कूल्स बॉडी, पसीना आने पर हमारी बॉडी ठंडी हो जाती है। सेम कारण है भाई, सेम कारण है बिल्कुल। एवापोरेशन ऑफ स्वेट एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द बॉडी, इसकी वजह से हमारी बॉडी ठंडी ठंडी फील होती है। जो हमारे कूलर होते हैं वो भी सेम काम करते हैं, गर्मियों में या सूखे वेदर में तो बहुत तेजी से एवापोरेशन होता है और हमको ठंडा ठंडा ज्यादा फील होता है, क्योंकि वाइंड स्पीड से एवापोरेशन तेजी से होता है। सेम कॉटन क्लोथ समर में क्यों पहनते हैं हम कॉटन क्लोथ? क्योंकि कॉटन एब्जॉर्ब कर लेता है उस स्वेट को, उस पसीने को, उसकी वजह से सरफेस एरिया बढ़ जाता है और सरफेस एरिया ज्यादा, एवापोरेशन तेजी से होता है। एवापोरेशन तेजी से होने का मतलब ठंडा ठंडा जल्दी फील होना और ठंडा ठंडा में कंटिन्यू फील होता रहना। इसलिए कीपिंग अ कूल, हमको समर के टाइम पर कॉटन क्लोथ हमको ठंडा ठंडा फील कराते हैं,
तो आप कभी समर्स में हमेशा कॉटन क्लोथ पहनने ही चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि व्हाई वी वियर कॉटन क्लोथ इन समर, तब आपको समझ में आएगा कॉटन एब्जॉर्ब्स हीट, इंक्रीजिंग सरफेस एरिया फॉर एवापोरेशन, कीपिंग अस कूल, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। देखो भाई सॉलिड हमारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि टेबुलर फॉर्म में पूछते हैं कि क्या-क्या है अरेंजमेंट के बारे में। तो सॉलिड हमारे कैसे होते हैं, मोस्ट ऑर्डर अरेंजमेंट उनकी बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट होती है, टाइटली पैक होते हैं, इंटर पार्टिकल फोर्स उनका काफी ज्यादा होता है। लिक्विड थोड़े से लेस ऑर्डर होते हैं, कहीं कहीं पर रखें, थोड़ा थोड़ा दूर दूर रखें, अरेंजमेंट उनके लेस ऑर्डर अरेंजमेंट होती है। वीकर इंटर पार्टिकल फोर्स होता है, फोर्स उनके बीच में कम लग रहा होता है। एंड गैस रैंडम अरेंजमेंट, कोई यहाँ कोई वहां, रैंडम अरेंजमेंट होता है। एंड सबसे वीकेस्ट इंटर पार्टिकल फोर्स होता है, सबसे कम फोर्स गैस के पास में होता है। तो ये है आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर एंड फोर्सेस। अब समझते हैं डिफ्यूजन के बारे में, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देखो डिफ्यूजन हमारा गैस में सबसे तेज होता है, लिक्विड में मॉडरेट होता है, सॉलिड में सबसे कम होता है, क्योंकि डिफ्यूजन का मतलब होता है मिक्स होना चीजों का, एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस के पार्टिकल के थ्रू मिक्स हो। जैसे आप तक कोई स्मेल आती है, कोई ऑर्डर आता है, कैसे आता है वो स्मेल, एयर के पार्टिकल के थ्रू होकर आता है, वो डिफ्यूजन का ही पार्ट होता है। तो गैस में सबसे ज्यादा, मॉडरेट लिक्विड में, एंड सबसे कम होता है सॉलिड में। कंप्रेसिबिलिटी गैस में सबसे ज्यादा होती है, हाईली कंप्रेसिबल होते हैं, लिक्विड में थोड़ा कम होती है, एंड सॉलिड में सबसे ही कम कंप्रेसिबिलिटी होती है, कंप्रेसिबल ना के बराबर होते हैं। तो ये इनका पार्ट है डिफ्यूजन का एंड कंप्रेसिबिलिटी का, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। लास्टली देखो सॉलिड से लिक्विड बनता है, मेल्टिंग बोलते हैं उसको। और जब आपको पानी से लिक्विड से बनाना हो सॉलिड, तो क्या बोलोगे उसको, फ्रीज कर दो भाई उसको, वाटर को, तो आपकी बर्फ बन जाएगी। तो इसलिए लिक्विड को से जब सॉलिड बनाना हो तो हम उसको बोलते हैं फ्रीजिंग। और जब आपको लिक्विड से गैस बनानी हो उसको बोलते हैं बॉइलिंग, बॉइल कर दो तो गैस बनने लगेगा। और फिर से अगर आपको स्टीम को लिक्विड बनाना हो तो उसको बोलते हैं कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं उसको, कंडेंसेशन। और जो हमारा केल्विन स्केल होता है, हम डिग्री सेल्सियस में अगर 273 ऐड कर ले तो हम उसको बोलते हैं केल्विन स्केल। अंडरस्टूड। एंड जो हमारे सॉलिड होती है वो 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे का टेम्परेचर होता है, और जो लिक्विड होता है वो 0 से लेकर 100 डिग्री सेल्सियस पर रहता है। एंड बॉइलिंग आपकी 100 डिग्री सेल्सियस पर होने लगती है, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पर वो बॉइल होने लगता है। एंड आफ्टर 100 डिग्री सेल्सियस हमारा बन जाता है वो गैस, एंड स्टीम हमारा बनने लगता है। अब लास्टली हम समझ लेते हैं भाई कि आइडेंटिफिकेशन स्टेट ऑफ मैटर कि क्वेश्चंस कैसे आएंगे। आप इन सब से जो इंपॉर्टेंट है वो तो हमने साथ में डिस्कस कर लिए, लास्टली हम देख लेते हैं। आपसे पूछेगा कि आइडेंटिफाई करो कौन सा सॉलिड है, कौन सा लिक्विड और कौन सा गैस है। पहचान लेंगे सॉलिड, लिक्विड, गैस को, प्रॉपर्टी आपने याद कर ली है। एवापोरेशन कूलिंग के इफेक्ट आपको एक्सप्लेन करने के लिए पूछेंगे। तो एवापोरेशन रिमूव कर देता है हीट को सरफेस से, कूलिंग इफेक्ट हमारा दे देता है स्वेट, कूल वाटर इनपुट। कंपेयरिंग प्रॉपर्टी पूछेंगे सॉलिड, लिक्विड, गैस की विद एग्जांपल। तो ऐसे टेबुलर फॉर्म में आप बनाएंगे उन प्रॉपर्टी को, शेप, वॉल्यूम, कंप्रेसिबिलिटी, एग्जांपल। तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे इस टेबुलर फॉर्म के अकॉर्डिंग। आगे बढ़ते हैं। लास्टली इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो आपको बिल्कुल याद करनी है, जो हमने क्लास में डिस्कस कर लिए हैं। डिफ्यूजन क्या होता है, लेटेंट हीट क्या होती है, सब्लिमेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, एवेपोरेशन एंड काइनेटिक एनर्जी। ये टर्मोलॉजी आपको जरूर याद करनी है, स्कोर फुल मार्क्स, रिमेंबर दीज टर्म्स, ये आपको बिल्कुल स्किप नहीं करनी है। हम मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट चैप्टर के साथ में, साथ ही साथ हर कॉन्सेप्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।